आज की रात सुहानी की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने सुहानी को बहुत परेशान किया था। लॉकअप में बंद सुहानी कई घंटों से रो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं उसके मम्मी पापा को उसके अरेस्ट होने के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। बार बार यही ख्याल उसे परेशान कर रहा है। लॉकअप के अंदर सुहानी बिल्कुल अकेली थी। पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 कांस्टेबल थे, बाकी सब अपनी ड्यूटी करके घर जा चुके थे। सुहानी लॉकअप के एक कोने में बैठे रो रही थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल लॉकअप के अंदर आती है और खाने की थाली सुहानी के सामने रखकर कड़क आवाज में कहती है, ले लड़की, खाना खा ले। ये कहकर वो लॉकअप से बाहर चली जाती है। सुहानी उस थाली को देखती भी नहीं। उसे इस वक्त अपनी हालत पर रोना और उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार युवराज पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे 2 लोगों के बहस करने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आवाजें लॉकअप के बाहर से आ रही थी। सुहानी उधर देखने के लिए अपना सर उठाती है। वो देखती है कि एक कांस्टेबल किसी लड़के का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और चिल्लाते अपने कलीग से कहता है, लॉकअप का दरवाजा खोल। दूसरा कांस्टेबल कहता है, क्यों? पहला कांस्टेबल कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इस लड़के को अंदर डालना है। दूसरा कांस्टेबल कहता है, तू इसे अंदर नहीं डाल सकता। लॉकअप में पहले से एक लड़की है और इस लड़के ने किया क्या है? पहला कांस्टेबल उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये लड़का अपनी कार से 2 लोगों का एक्सीडेंट करके भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पकड़ा है। मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए कांस्टेबल उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे लॉकअप की तरफ ले जाता है। वो लड़का उस कांस्टेबल को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? रात का वक्त था और पुलिस स्टेशन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, जिस वजह से उस लड़के का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। कांस्टेबल लॉकअप खोलकर उस लड़के को अंदर धकेलते हुए कहता है, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। 2 दिन लॉकअप में रहेगा तो तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। ये कहकर कांस्टेबल लॉकअप बंद कर देता है और अपने डेस्क के पास जाकर बैठ जाता है। वो लड़का गुस्से से लॉकअप के गेट को जोर से मारते हुए कहता है, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहानी पहले से ही काफी डरी हुई थी और इस तरह से एक लड़के के लॉकअप में आ जाने से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। सुहानी अपने मन में कहती है, क्या मुझे पूरी रात यहाँ इस गुंडे के साथ रहना होगा? ये सोचते हुए सुहानी एक नज़र उस लड़के को देखती है। तभी वो लड़का सुहानी की तरफ मुड़ता है। जब सुहानी उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का और कोई और नहीं बल्कि युवराज दीवान था। सुहानी समझ नहीं पा रही थी युवराज लॉकअप में क्या कर रहा है। युवराज फिर से पीछे मुड़कर उस कांस्टेबल को देखता है और अब उसके चेहरे का गुस्सा कहीं गायब हो गया था। वो कांस्टेबल भी युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। युवराज फिर से सुहानी की तरफ मुड़ता है। सुहानी एक कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। युवराज को सुहानी की ये हालात देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुहानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। युवराज नहीं जानता था कि उसने गुस्से में जो हरकत की थी उससे सुहानी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वैसे तो सुहानी युवराज से बहुत गुस्सा थी, लेकिन युवराज के साथ होने पर अब उसे सेफ फील हो रहा था। वो युवराज से अपनी नज़रें हटाकर उसी कोने में खामोशी बैठी रहती है। युवराज भी सुहानी से थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो कांस्टेबल युवराज को अरेस्ट करके लाया था वो लॉकअप के पास आता है और युवराज के हाथ में एक पार्सल दे देता है। युवराज वो पार्सल लेकर सुहानी के पास आता है और वहीं बैठ जाता है। सुहानी उसे गुस्से और हैरानी से देखने लगती है। युवराज बिना कुछ कहे वो पार्सल खोलना शुरू कर देता है। सुहानी नहीं जानती थी कि युवराज कर क्या रहा है। जब युवराज वो पार्सल पूरा खोल लेता है तो उसमें खाना था। युवराज खाना सुहानी की तरफ बढ़ाकर कहता है, खाना खा लो। सुहानी गुस्से से अपनी नज़रें फेर लेती है। युवराज को सुहानी के इसी रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन वो जानता था कि इस बार गलती उसकी है। युवराज के कुछ पल के गुस्से की वजह से सुहानी लॉकअप तक पहुंच गई थी और पूरी रात उसे लॉकअप में ही गुजारना था। युवराज जानता था कि वो साया सुहानी के पीछे पड़ा है और लॉकअप में वो फिर से सुहानी को मारने की कोशिश कर सकता था, इसलिए युवराज वहां आ गया था। युवराज स्पून में खाना लेकर सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आई से खाना खा लो। सुहानी गुस्से से युवराज को देखते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना। सुहानी का ये एटीट्यूड देखकर भी युवराज शांत ही रहता है।
युवराज सुहानी को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर 15 मिनट में तुमने ये खाना खत्म किया तो। युवराज इतना ही कह पाया था, तभी सुहानी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, तो क्या करेंगे आप? मुझे लॉकअप तक तो आपने पहुंचा ही दिया है, इससे बुरा और क्या कर सकते हैं? युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुहानी चिढ़कर कहती है, ओह प्लीज चले जाइए यहाँ से। युवराज सीरियस होकर कहता है, सोच लो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं 1 सेकंड में यहाँ से निकल सकता हूँ। फिर तुम्हें पूरी रात इस लॉकअप में अकेले रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ये पुलिस वाले किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके यही तुम्हारे साथ बंद कर दे। युवराज की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। उसे पता था कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। सुहानी युवराज से कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उसके यहाँ होने से सुहानी को सेफ फील हो रहा था। सुहानी को सोचते देख युवराज उससे कहता है, 15 मिनट्स फिनिश इट। सुहानी गुस्से से एक नज़र युवराज को देखती है और फिर मजबूरी में वो खाना खाने लगती है। उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर युवराज सच में चला जाता है तो सुहानी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। सुहानी को खाते देख युवराज थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। सुहानी आज बहुत थक गई थी। खाने के बाद वो लॉकअप की दीवार पर अपना सर टिकाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। युवराज थोड़ी दूर बैठा सुहानी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सोते हुए सुहानी का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ देर बाद सुहानी के चेहरे पर शिकन आने लगते हैं। आज सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास सफ़ेद कपड़े पहने वही लड़की खड़ी थी, जिसे सुहानी ने कल रात रोड पर देखा था। अभी भी सुहानी को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस लड़की के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा उस बूढ़ी औरत की तरफ ही था। वो लड़की धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ती है और उनकी गर्दन पकड़कर उनका गला दबाने लगती है। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की पकड़ में छटपटा रही थी और उनका दम घुट रहा था। कुछ ही देर में उस लड़की की उंगलियों से बड़े बड़े नुकीले नाखून निकलते हैं और उस बूढ़ी औरत की गर्दन में घुस जाते हैं। वो औरत कुछ देर तक तड़पते हुए अपना दम तोड़ देती है। ये देखते ही सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती है। आंखें खोलते ही सुहानी बेचैन हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इस क्षण में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। युवराज, जो अब तक सोती हुई सुहानी को देख रहा था, उसके ऐसे जागने से परेशान हो जाता है। वो फौरन सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? सुहानी उस सपने से इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद सुहानी हंकलाते हुए कहती है, वो लड़की विशिंग वेल, उसने मार दिया। युवराज सुहानी का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, सुहानी मेरी तरफ देखो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी वो उतनी ही बेचैन लग रही थी। युवराज आगे कहता है, एक लंबी गहरी सांस लो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज सुहानी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। अब मुझे बताओ क्या हुआ? युवराज को वहां देखकर सुहानी शांत होने लगती है। वो इतना तो जानती थी कि अगर युवराज उसके साथ है तो कोई खतरा उसे छू भी नहीं सकता। सुहानी युवराज की आंखों में देखकर थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, आज रात विशिंग वेल के पास फिर से एक मर्डर हुआ है। उसने एक बूढ़ी औरत को मार दिया। युवराज चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें कैसे पता कि आज वहां मर्डर हुआ है? सुहानी कहती है, कल रात मैंने सपने में एक लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था। उस साय ने लड़की पर हमला किया था। वो लड़की बिल्कुल सना की तरह लग रही थी और आज सुबह से सना गायब है। अभी मैंने फिर से सपने में देखा कि वहां एक और मौत हुई है, एक बूढ़ी औरत की मौत। युवराज अभी भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी कहना क्या चाहती है। युवराज उसे समझाते हुए कहता है, तुम पहले शांत हो जाओ और फिर मुझे पूरी बात बताओ। सुहानी युवराज को कल रात की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो आधी रात में रोड पर पहुंच गई थी और उसने एक लड़की को देखा। सुहानी पूरी बात बताकर युवराज से कहती है, कल अगर वक्त पर रोहित नहीं आता तो शायद वो मुझे भी मार देती। कल रात उसने मेरी जान बचाई थी और आपने पता नहीं क्या समझ लिया। आपकी वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बन गया है और मैं यहाँ लॉकअप में हूँ। अब युवराज को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देता। युवराज आज लॉकअप में पुलिस को पैसे देकर आया था जिससे वो सुहानी के साथ रहे और सुहानी लॉकअप में सेफ रहे। अब युवराज के मन में एक सवाल आ रहा था
क्या सच में सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही सोचते हुए युवराज और सुहानी की पूरी रात बिना सोए ही कट जाती है। अगली सुबह एक कांस्टेबल भागते हुए पुलिस स्टेशन में आता है। वो इंस्पेक्टर के पास आकर कहता है, सर, कल रात फिर से पुराने रोड के पास एक मर्डर हुआ है। उस कांस्टेबल की बात सुनकर वहां सभी लोग सकते में आ जाते हैं। वो सब सुहानी को देखने लगते हैं। उनमें से एक कांस्टेबल कहता है, ये लड़की तो रात भर से यही है। तो फिर कल रात वो मर्डर किसने किया? युवराज भी ये सुनकर चौंक गया था। वो अपने मन में कहता है, तो क्या सुहानी सच कह रही थी? क्या उसने वाकई ये मर्डर सपने में देखा था? युवराज ये सोच ही रहा होता है, तभी इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है, मर्डर किसका हुआ है? कांस्टेबल कहता है, सर, एक बूढ़ी औरत है। युवराज की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी डर और गुस्से से युवराज को ही देख रही थी। युवराज फौरन सुहानी के पास जाकर उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम इन मर्डर्स को कैसे देख सकती हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास खुद इसका कोई जवाब नहीं था। इतने में निशा और विवेक एक वकील को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सुहानी को बेल मिल जाती है और पुलिस उसे को छोड़ देती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन से चली जाती है। युवराज परेशान होकर वहीं लॉकअप में ये सब सोच रहा था। तभी इंस्पेक्टर की नज़र युवराज पर पड़ती है। वो इंस्पेक्टर युवराज को लॉकअप में देखकर डर जाता है। इंस्पेक्टर युवराज के पास जाकर घबराते हुए कहता है, मी दीवान, आप यहाँ? इंस्पेक्टर ये सोचकर ही डर रहा था कि आखिर युवराज दीवान को अरेस्ट करने की हिम्मत किसकी हुई। जिसने भी ये काम किया हो, लेकिन उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ सकती थी। युवराज हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान था और किसी के लिए भी उसे हाथ तक लगाना नामुमकिन था। इंस्पेक्टर यही सब सोचते हुए लॉकअप खोलता है। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ कह पाता, युवराज तेज कदमों से वहां से चला जाता है। अब वहां कोई भी युवराज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर पुलिस स्टेशन से निकलकर सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में आ गए थे। सुहानी अभी बहुत परेशान लग रही थी। निशा और विवेक को सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि सुहानी पुलिस की टॉर्चर और लॉकअप में रात बिताने की वजह से परेशान है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सुहानी की परेशानी की वजह कुछ और ही है। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर है, सुहानी तू ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया? सुहानी इसका कोई जवाब नहीं देती। निशा और विवेक सुहानी के इस बर्ताव से और भी परेशान जाते हैं। दोनों एक के बाद एक करके कई सवाल सुहानी से करते हैं, लेकिन सुहानी उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहानी आंखों में खौफ लिए निशा और विवेक की तरफ देखकर कहती है, कल रात मैंने सपने में विशिंग वेल के पास एक बूढ़ी औरत का मर्डर होते देखा। निशा भी उन्हीं नजरों से सुहानी को देखते हुए कहती है, और? सुहानी जवाब देती है, आज वहां एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक सकते में आ जाते हैं। काफी देर खामोश रहने के बाद विवेक निशा और सुहानी को देखकर कहता है, इसका मतलब सच में सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती। कुछ देर खामोश रहने के बाद विवेक निशा और सुहानी से कहता है, इसका मतलब सुहानी वाकई विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है। निशा अपना सर पकड़कर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सुहानी और उस साए के बीच कोई कनेक्शन है? विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी, क्या तुम इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी भी अभी काफी परेशान थी। वो ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, शिमला तो क्या, मैं इससे पहले हिमाचल भी कभी नहीं आई। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, इसका मतलब तुम्हारे और उस मनहूस साए के बीच कोई कनेक्शन भी नहीं हो सकता। फिर तुम उस साए के शिकार को अपने सपनों में देख सकती हो। सुहानी विवेक के इस सवाल पर कुछ नहीं कहती। वो यही सब सोचते हुए बस वहां बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो तीनों कैफे से बाहर चले जाते हैं। निशा सुहानी को लेकर हॉस्टल आ जाती है। कमरे में आकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, तू आराम कर, मुझे कुछ जरूरी काम से कॉलेज जाना है। सुहानी कहती है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। निशा सुहानी को मना करते हुए कहती है, नहीं, आज तू आराम कर, वैसे भी पूरी रात लॉकअप में तू सो भी नहीं पाई होगी, तू कल से चलना। सुहानी निशा की बात मान जाती है। वो भी इस वक्त काफी थकी हुई थी। कल सुबह से उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि स्ट्रेस की वजह से उसके सर में तेज दर्द हो रहा था।
निशा सुहानी को हॉस्टल में ही छोड़कर कॉलेज चली जाती है। निशा के जाने के बाद सुहानी अपने बेड पर लेट जाती है और ऊपर चल रहे पंखे को देखने लगती है। सुहानी कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, फिर भी उसकी आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी। बेड पर लेटे हुए सुहानी युवराज के बारे में सोच रही थी। वो खुद से कहती है, आखिर युवराज सर चाहते क्या हैं? उन्हीं की वजह से कल मैं लॉकअप में थी और वही मेरे लिए लॉकअप में भी आ गए। मुझे खाना भी खिलाया और मेरे लिए पूरी रात वहां रुके। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? यही सब सोचते सोचते सुहानी की आंख लग जाती है। सुहानी आराम से अपने कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद उस कमरे में कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और सुहानी की नींद टूटी जाती है। वो उठकर बैठती है और अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी की नज़र कमरे की खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कांच किसी के पत्थर मारने से टूटा है। सुहानी अपने बेड से नीचे उतरकर कुछ ढूंढने लगती है। वो देखती है कि नीचे एक पत्थर पड़ा था जिस पर कागज लिपटा हुआ था। सुहानी उस पत्थर को उठाकर उस पर लिपटा कागज निकालकर उसे देखने लगती है। उस कागज में एक मैसेज लिखा था, आज दोपहर 2 बजे मुझसे शहर से बाहर के एनर्जी पार्क में मिलो, रोहित। सुहानी अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता। सुहानी समझ जाती है कि ये मैसेज रोहित ने उसके लिए भेजा है। वो सोच में पड़ जाती है, विवेक ने तो कहा था कि रोहित सुबह ही अपने घर चला गया, तो फिर ये क्या है? कुछ देर सोचने के बाद सुहानी आगे कहती है, शायद मुझे वहां जाना चाहिए। सुहानी रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर युवराज पुलिस स्टेशन से सीधे अपने घर आता है। अपनी कार पार्क करके युवराज गुस्से में अपने घर के अंदर आता है। अंदर आकर युवराज अपने एक सर्वेंट से कहता है, डैड कहाँ है? वो सर्वेंट युवराज को इस तरह गुस्से में देखकर डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, युवराज बाबा, बड़े साहब अपने स्टडी रूम में हैं। युवराज गुस्से में स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब वो स्टडी रूम के अंदर आता है तो देखता है कि मी यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया काउच पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मी यशवंत कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। युवराज उसी गुस्से से पद्मिनी को देखकर कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मी यशवंत युवराज की इस हरकत से नाराज होकर उसे कुछ कहते हैं। युवराज, ये क्या तरीका है बात करने का? युवराज कहता है, शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मुझे इसी वक्त आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। मी यशवंत दीवान आगे कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी पद्मिनी उनसे कहती है, इट्स ओके। मी दीवान, मैं चलती हूँ, आप बात कर लीजिए। पद्मिनी युवराज को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन युवराज गुस्से में पद्मिनी से नजरें फेर लेता है। इधर मी दीवान भी खुद को शांत करते हुए युवराज से कहते हैं, क्या बात है युवराज, तुम परेशान लग रहे हो? युवराज ऊंची आवाज में कहता है, क्या हो रहा है शहर में? मी दीवान अनजान बनते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है मतलब? युवराज और भी गुस्से से कहता है, आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? पहले यहाँ सिर्फ उन लोगों की मौत होती थी जो रात में पुराने रोड पर जाते थे, लेकिन अब लोग कहीं से भी गायब होकर मर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? युवराज की पूरी बात सुनकर यशवंत दीवान के माथे पर पसीना आ जाता है। अब युवराज उनके चेहरे पर घबराहट साफ देख सकता था। वो हकलाते हुए युवराज से कहते हैं, बेटा मेरा भरोसा करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। युवराज उनकी आंखों में नाराजगी के साथ देखते हुए कहता है, भरोसा और आप पर? आप मुझसे भरोसे की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप हैं। युवराज की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मी दीवान की आंखें नम हो जाती है। वो रुंधे गले से कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब कैसे हो गया? युवराज समझ जाता है कि उसे यहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। वो मी यशवंत दीवान से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद मी दीवान सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने आप से कहते हैं, ये अपने बच्चे के साथ ही क्या कर दिया? युवराज अब अपने कमरे में आता है। युवराज का कमरा बहुत आलीशान था। उसके कमरे को एक से बढ़कर एक महंगी चीजों से सजाया गया था। युवराज गुस्से में वहां रखे के वाश को देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। काफी देर तक उसने खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन अब उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। युवराज अब डिसाइड कर चुका था
कि वो चुप रहकर हालात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जानकर ही रहेगा कि इस शहर में हो क्या रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। वो जानता था कि इस वक्त एक ही इंसान उसकी मदद कर सकती थी और इंसान सुहानी थी। वैसे तो युवराज सुहानी को बचाने के लिए उसे इन सब से दूर रखना चाहता था, लेकिन वह समझ गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। ना जाने कैसे, लेकिन सुहानी इन सब का हिस्सा बन चुकी थी। युवराज अपने आप से कहता है, मुझे सुहानी से बात करनी ही होगी। ये कहकर वो अपनी कार कीज उठाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर में युवराज सुहानी के हॉस्टल पहुंच जाता है और हॉस्टल से कुछ दूर अपनी कार रोक देता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। उस लड़के ने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युवराज देखता है कि वो लड़का एक पत्थर पर कागज लपेटकर सुहानी के कमरे की खिड़की पर फेंकता है। युवराज समझ जाता है कि वो लड़का सुहानी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का पत्थर फेंककर तुरंत ही वहां से चला जाता है। युवराज भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर तक युवराज हॉस्टल के बाहर ही रुकता है और फिर वो सुहानी को हड़बड़ी में हॉस्टल से बाहर निकलते देखता है। युवराज को इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए वो हॉस्टल के अंदर नहीं गया था। सुहानी ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है। युवराज को अंदाजा हो जाता है कि सुहानी शायद उसी लड़के से मिलने जा रही है। युवराज को सुहानी की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी कार से उस ऑटो का पीछा करता है। सुहानी का पीछा करते हुए युवराज शहर से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑटो एनर्जी पार्क के सामने रुक जाती है। सुहानी ऑटो से निकलकर पार्क के अंदर चली जाती है। युवराज भी सुहानी की नज़र में आए बिना उसके पीछे पार्क के अंदर जाता है। दोपहर का वक्त था, इसलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। सुहानी पार्क में फाउंटेन के पास जाकर खड़ी रोहित का इंतजार कर रही थी। युवराज भी सुहानी से थोड़ी ही दूर एक पेड़ की आड़ में रुक जाता है। युवराज नहीं जानता था कि वो हुडी वाला लड़का रोहित है और अभी सुहानी रोहित का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद वही हुडी पहने एक लड़का सुहानी के पास आता है। वो सुहानी के सामने आकर अपने चेहरे से मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। रोहित का चेहरा देखकर युवराज चौंक जाता है और बहुत ध्यान से सुहानी और रोहित के बीच की बातें सुनने लगता है। सुहानी रोहित से कहती है, रोहित, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है कल से मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। सुहानी एक ही सांस में बहुत कुछ बोल देती है। रोहित सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, सुहानी, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन तुम अभी मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शिमला में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। यहाँ मेरी जान को खतरा है। मुझे अब अंडरग्राउंड होना होगा। सुहानी हैरानी से कहती है, क्या तुम पर हमला हुआ था? लेकिन क्यों और किसने किया? रोहित कहता है, मुझे यशवंत दीवान से खतरा है। रोहित की ये बात सुनकर युवराज चौंक जाता है। वो सोचता है, डैड से रोहित को क्यों खतरा है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? रोहित के इस जवाब से सुहानी भी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो कहती है, रोहित, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें यशवंत दीवान से खतरा क्यों है? लेकिन क्यों? रोहित जवाब देता है, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ महीनों से इंडिया के कई शहरों से लोग गायब हो रहे हैं। मैंने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे सारे लिंक्स शिमला से जुड़े हुए नजर आए। तभी मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि इन किडनैपिंग के पीछे यशवंत दीवान का हाथ है। सुहानी और युवराज ये सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। युवराज की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। युवराज का मन कर रहा था कि वो रोहित के पास जाकर खुद उससे सब पूछे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। सुहानी रोहित से कहती है, यशवंत दीवान, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है? रोहित कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ सुहानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। एक और बात, दीवान ये किडनैपिंग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही सुहानी कहती है, किसके लिए? युवराज भी यही जानना चाहता था। रोहित कहता है, पता नहीं, लेकिन कोई तो है जिससे यशवंत दीवान डर रहे हैं। एक रात मैं सबसे छुपकर दीवान विला के अंदर गया था। तब मैंने यशवंत दीवान को किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तो कोई है जो उन्हें नहीं छोड़ेगी। शायद उन्हें कोई धमकी दे रहा है। सुहानी हैरानी से कहती है, इतने पावरफुल इंसान को कौन धमकी दे सकता है?
वैसे रोहित, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यशवंत दीवान ने कितने लोगों को किडनैप करवाया है? रोहित सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, 900 से भी ज्यादा लोग। रोहित का जवाब सुनकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन कोई और था जो सुहानी से कहीं ज्यादा हैरान था। वो युवराज था। युवराज खुद से कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके डैड बिना उसकी जानकारी के इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी अपना अगला सवाल करती है। ये सवाल पूछते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वो बहुत हिम्मत करके रोहित से कहती है, क्या युवराज सर भी इसमें इन्वॉल्व हैं? सुहानी का ये सवाल सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो सोचता है, क्या ये लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है? रोहित जवाब देता है, मुझे नहीं पता युवराज सर इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं। रोहित के इस जवाब से सुहानी एक चैन की सांस लेती है। उसे खुशी थी कि कम से कम रोहित ने हाँ तो नहीं कहा था। सुहानी आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी रोहित के फोन का अलार्म बजता है। अलार्म देखकर रोहित सुहानी से कहता है, अब मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। रोहित हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। रोहित को जाते देख युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। युवराज फोन पर किसी से कहता है, ब्लैक हुडी, ब्लू जीन्स, हाइट 5 फीट 8 इंच, फेयर कॉम्प्लेक्शन। ये लड़का अभी एनर्जी पार्क से निकल रहा है, इस पर नजर रखो। फोन से किसी आदमी की आवाज आती है, ओके सर। ये सुनकर युवराज फोन कट कर देता है। रोहित के जाने के बाद सुहानी कुछ देर के लिए पार्क में बैठ जाती है। सुहानी अकेले फाउंटेन के पास बैठे पिछले 2-3 दिनों में हुई सभी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब का सामना कैसे करे। वो किसी भी तरह से युवराज को उस साए से आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद अब इसमें फंसती चली जा रही थी। युवराज कुछ दूर खड़े होकर सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखे वहां बैठे कुछ सोच रही थी, तभी युवराज उसके सामने आ जाता है। किसी के आने की आहट सुनकर सुहानी अपना सर उठाती है। सामने युवराज को देखकर वो चौंक जाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी से कहता है, आई नीड योर हेल्प। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए परछाई का अगला एपिसोड।